बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आयशा इत्तिशाम अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर ये खुसूसी ट्रांसमिशन न्यूज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। अमेरिका में जारी सदारती इंतखाबात इस वक्त दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, अमेरिका में पोलिंग का अमल जारी है। बड़ी बात यह है कि इन इंतखाबात में जबकि कोरोना वायरस भी अमेरिका में दहशत फैलाए हुए है, टर्नआउट सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन का सामना है। जो बाइडन अमेरिका के मंझे हुए सियासी रहनुमा तस्वुर होते हैं। 70 की दिहाई से अमेरिकी सियासत में मुतहरिक हैं, लेकिन इनकी शोहरत की एक बड़ी वजह बराक ओबामा का नायब सदर होना भी है। मुख्तलिफ कौमी रायशुमारी और जायजों की बात की जाए तो जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पर बर्तरी हासिल है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इस मर्तबा भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं, लेकिन असल नताइज क्या होंगे ये तो नताइज आने पर ही पता लगेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी इंतखाबात में सदर महज ज्यादा वोट पड़ने पर ही इलेक्ट नहीं होता। इस सारे प्रोसेस में कुछ पेचीदगियां होती हैं। वो क्या हैं, अपने एक्सपर्ट से आज हम जानेंगे। उनका रोल कितना अहम होता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर ये अमेरिकी इंतखाबात दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान पर किस तरह से असरअंदाज होंगे, क्योंकि 2016 के इंतखाबात का जिक्र किया जाए तो ट्रंप ने जंगी महाजों पर मौजूद फौज को वापस बुलाने का दावा किया था और ऐसा नजर भी आ रहा है। खासतौर पर अफगानिस्तान अमन अमल की को देखें तो अमेरिकी फोर्सेस यहां से निकलने वाली हैं। तालिबान के साथ मुआहदे भी हो चुके हैं। क्या अमेरिकी अवाम वोट देते वक्त ऐसी चीजों को भी मद्देनजर रखेंगे और सबसे बढ़कर क्या ट्रंप नताइज तस्लीम कर लेंगे? क्या ट्रंप को भी अमेरिकी खलाई मखलूक से कोई खतरा है? नया सदर इलेक्शन नताइज के बाद सामने आ जाएगा या मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हल होगा और मामला जो है हमें कुछ पाकिस्तानी इलेक्शंस जैसा बनता हुआ नजर आएगा? जीतेगा कौन, पाकिस्तान के लिए कौन ज्यादा बेहतर है? और ये भी जानेंगे कि अमेरिका में नया सदर आने से महज चेहरा ही बदलता है या निजाम में भी तब्दीली आती है? तो कट इन शॉर्ट अमेरिका के इलेक्शन के बारे में इतने पहलू हैं, इतने एस्पेक्ट्स हैं इसके कि मतलब आप जितनी भी तवील गुफ्तगू इसके ऊपर करें तो वो खत्म होने में नहीं आते। क्योंकि अमेरिकी इलेक्शन एक ऐसे इलेक्शन होते हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। वो पूरी दुनिया को किसी न किसी तरीके से किसी अपने अपने अंदाज से जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो दुनिया का इंटरेस्ट भी फिर अमेरिकी इलेक्शन में उसी तरीके से बना रहता है। अपने पैनल का ट्रांसमिशन शुरू करेंगे। पैनल के साथ अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा दूं। हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया जी डॉक्टर जुल्फकार काजमी साहब ने, फॉरेन रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हामिद खान अल मशरकी साहब लाहौर स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। रजा रूमी जो हैं वो हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। साजिद तारिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनीला अली साहिबा भी जो है वो हमें ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं और इनका खास तारुफ ये है कि जो बाइडन की कैंपेन का हिस्सा हैं। असदुल्लाह खालिद VOA यानी वॉइस ऑफ अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और फैज रहमान भी जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। मैं आगाज बिल्कुल स्टूडियो से ही करती हूँ। हामिद साहब, जब भी आप कोई इलेक्शन ट्रांसमिशन करते हैं या फिर आप इस तरह की किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो यकीनन सबसे पहला सवाल जो होता है वो ये होता है कि माहौल क्या है इस वक्त। बहुत सारे फैक्टर्स इस बार असरअंदाज हो रहे हैं अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर, जिनमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो कोरोना वायरस का फैक्टर भी है। और उससे पहले जिस तरह की जो तकारीर होती रही हैं और जिस तरह का वो एक हार्श रूट किस्म का रवैया एक दूसरे के लिए होता रहा है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। फिर ट्रंप ने किस तरीके से लोगों को मुतासर किया है या फिर कितनी लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं। तो मुझे मतलब कट इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे ये बताएं कि इस बार आपको अमरीकी इलेक्शन 2020 का माहौल कैसा लग रहा है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आयशा। बात यह है कि 2020 के इलेक्शन जो हैं बिलाशुबा ये अमेरिका की तारीख के मुतनाज़ा तरीन और सनसनीखेज तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे नजर आ रहा है कि जब से कैंपेन शुरू हुई सदर ट्रंप को अंदाजा हो गया था कि एक हद तक वो जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो बड़ी बुरी तरह डैमेज हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये कोरोना यानी कोविड-19 से जो उनका हैंडल करने का जो प्रोसेस था, जो तरीका था, जिस तरह उन्होंने इसको ईजी लिया और आवाम को उस कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया, इसने जो है वो बहुत सारे
सारे सवालात खड़े किए, इंटरनेशनली भी उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म का शिकार हुए, इंटरनेशनली उन पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो सदर ट्रंप की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी 2016 के इंतखाबात में, वहां जहां व्हाइट सुपरमेसिस्ट वोट यानी सफेद गोरों का वोट उनको मिला, उसके साथ साथ उनको जो 60 इयर्स प्लस के बूढ़े थे, रिटायर्ड लोग थे, उसकी बहुत बड़ी हमायत हासिल थी। और इस कोरोना में जो 2 लाख से ज्यादा अमवात हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा तादाद उसी एज ग्रुप की है डेमोग्राफिकली, जो 60 से ऊपर के हैं। इसके नतीजे में उस एज ब्रैकेट के जो लोग हैं, उसमें सदर ट्रंप के खिलाफ बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है, उसमें सदर ट्रंप को मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। दूसरी जानिब जो बाइडन ने क्या किया है, जो बाइडन ने इस पूरी कैंपेन को एंटी ट्रंप और पब्लिक की सिंपैथी के ऊपर बेस कर दिया। यानी कि उसने क्या किया, उसने कहा जी देखें, ट्रंप जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गए हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि 4 साल में इनके किसी भी इकदाम की समझ नहीं आती है, खुसूसन जब शुरू में वो ओबामा की साइन करदा ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गए, फिर पेरिस अकॉर्ड से बाहर चले गए। तो ये सारी चीजों के साथ जो बाइडन ने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बना दी कि जी आइंदा के लिए अगर अमरीका को इस तरह के अचानक के फैसलों से बचाना है तो उसके लिए डेमोक्रेट्स मुझे वापस स्टूडियो में वापस आने, डॉक्टर साहब से भी बात करनी है। रजा साहब ने चूंकि रिक्वेस्ट की उनको जल्दी जाना है, तो हम उनसे पहले बात करेंगे। अमेरिका में वो खुद मौजूद हैं। रजा रूमी साहब, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, जो वादे किए जाते हैं, जो कैंपेन में नारे लगाए जाते हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। एक तो मैं यही जानना आपसे चाहूंगी कि क्या दोनों कैंडिडेट्स ने जो बड़े बड़े वादे इस बार किए हैं, और किसके वादे और दावे जो हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आवाम को इस वक्त? देखिए, इस इलेक्शन में यूं तो बहुत सारे इशू ज़ेरे बहस आए हैं, लेकिन जो सर फहरिस्त इशू है वो कोविड-19 का है, और जो हैंडलिंग रही है ट्रंप इंतजामिया की, और खुसूसन जो पब्लिक हेल्थ का जो क्राइसिस है अमेरिका में, जहाँ पे लाखों लोगों के पास बल्कि करोड़ों के पास जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो एक तो ये वाला जो है इशू ये बहुत आया है, इसी पर बहस भी होती रही है, सियासत भी होती रही है, और साथ ही इससे मुंसलिक जो दूसरा इशू है वो मईशत का है, और माशी जो अबतरी हुई है, जो लोग बेरोजगार हुए हैं। ये बात सच है कि अमेरिकी हुकूमत ने खरबों रुपए का पैकेज बनाकर बेरोजगार लोगों को पैसे दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं, और होने का मजीद उनके होने का इम्कान है, क्योंकि ये वबा अभी तक जो है हनूज बड़ी तेजी से इसकी दूसरी लहर आ चुकी है अमेरिका में। तो ये इलेक्शन उस तनाजुर में हो रहा है। और आज जो भी अभी लोग वोट डाल रहे हैं, पहले तकरीबन 100 मिलियन जो हैं, 10 करोड़ के करीब तो वोट पड़ चुके हैं ऑलरेडी सुबह तक। तो अब ये देखना ये है कि लोगों ने किस तरफ वो किसकी जो बयानियां है उसको फौकियत दी है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि बाइडेन ये कह रहे हैं कि वो नाकाम हो चुके हैं, और बाइडेन के जो और वो बाइडेन वादा कर रहे हैं कि वो आते ही इसके ऊपर एक मजबूत किस्म की पॉलिसी भी बनाएंगे और रिलीफ का ऐलान भी करेंगे। तो वादे तो आपको पता है कि हर इलेक्शन में वादे ही होते हैं। वो अब आगे ही आने वाले हफ्तों महीनों में मालूम होगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो। नहीं तो रज़ा मुझे ये बताएगा कि जो कोविड-19 फैक्टर है ये इस इलेक्शन को अच्छे तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज होगा या बुरे तरीके से असरअंदाज होगा? पहले ख्याल किया जाता कि शायद कोविड फैक्टर की वजह से टर्न आउट कम रहा है, लेकिन अब जो हमने देखा कि जिस तरीके से इजाजत दी गई कि आप बाय पोस्ट भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं, तो ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद बहुत ज्यादा वोट जो है वो डाले जाएंगे इस बार। तो कोविड-19 फैक्टर बेहतर तरीके से असरअंदाज हो रहा है इस इलेक्शन पर? जी, कोविड-19 का जो है फायदा ये तो हुआ है कि लोगों ने पहले से ही वोट डालना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने मेल के जरिए भी वोट भेजे हैं, और यही वजह है कि इलेक्शन के दिन से पहले ही तकरीबन 9 से 10 करोड़ वोट जो है वो पड़ चुके थे। अच्छा। मगर जो इसका लेकिन ये इतने हाई टर्नआउट का एक सबब ये भी है कि ये इलेक्शन अमेरिका के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, क्योंकि ट्रंप जो है उन्होंने अमेरिकी जो इदारे हैं, जमहूरियत के इदारे हैं, रियासत के इदारे हैं, उनको बहुत बुरी तरह से अटैक किया है। मीडिया को जो है यहाँ पर वो आए दिन उसको बुरा भला कहते हैं। कल भी अपनी तकरीर में उन्होंने मीडिया को बुरा भला कहा, और वो यहाँ तक कह चुके हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरह कि अगर वो हार गए तो धांधली होगी और वो
इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही। तो ये सारी चीजें अमरीकी रवायात, जमहूरी रवायात के बरक्स हैं। इससे जो ट्रम्प के मुखालिफ ग्रुप्स जो हैं, खुसूसन डेमोक्रेट्स हों या दीगर हल्के हों, उन्होंने भी भारी तादाद में आकर वोट डाले हैं और ट्रम्प के सपोर्टर्स ने भी डाले हैं। तो ये एक तरह से जो मुंतज़िम जो तकसीम शुदा माशरे की भी एक इंडिकेशन है कि सबके बड़े स्टेक्स हैं इस इलेक्शन में। ठीक है। डॉक्टर जुल्फकार साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल इस वक्त हम अमेरिकन इलेक्शन में देख रहे हैं। जैसे कि रजा रूमी साहब ने भी कहा कि अमरीकी ये जो रिवायात हैं उनके खिलाफ है। इस तरीके से ये जो ट्रम्प साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि धांधली हो सकती है और इस तरह की चीजें। एक फैक्टर इसमें ये भी है डॉक्टर साहब कि शायद अभी बाय पोस्ट जिस तरीके से वोट डालने का एक सिलसिला हुआ है, शायद ट्रम्प साहब ने अपने कुछ स्टेटमेंट्स में ये भी कहा है कि वो भी एक जो है वो वजह है, उनके खौफ की एक वजह है कि शायद धांधली जो है वो हो सकती है। तो ये किस नौयत की धांधली होती है जो अमेरिकन इलेक्शन को खास तौर पर मुतासर करती है? यकीनन सारी दुनिया के ममालिक जो है वो बड़े गौर से देख रहे होते हैं। पिछली बार हमने सुना था कि रूस जो है उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने कुछ इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है। इस बार चीन पर भी इल्जाम है, रूस पर भी, अफगानिस्तान के ऊपर है। तो ये सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी फायजा, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आपने रिवायात की बात की है कि अमरीकी रिवायात जो हैं वो तो बड़ी मुख्तलिफ हैं। अगर देखा जाए तो एक बात हमारी समझ में बड़ी आसानी से आ सकती है कि पहले लोगों की दिलचस्पी होती थी, अब ये इलेक्शन बाय इटसेल्फ दिलचस्प है। इसलिए कि जो दोनों उम्मीदवारों का बयानिया जो है उसके अंदर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, एक ऐसा है जो जिसको उर्दू जबान में कहते हैं ना बोदुल मशरक़ैन, वो अमरीकी रिवायात से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। इसमें मैं जो बाइडन को भी जो है वो खारिज नहीं समझता। उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जो अमरीकी रिवायात और अमरीकी माशरत से बिल्कुल जिनका क्लैश है। वो आप देखिए, उनके बयानात देखिए। दूसरा ये है कि कभी ऐसा अपने तौर पे लोग सोचते हैं कि ठीक है, एक सदारती उम्मीदवार जो है उसकी उम्मीद और यकीन जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो बाइडन का आज कुछ घंटे पहले घर से निकलने से पहले जो उन्होंने अपने घर की दीवार पे जो एक नविश्ता लिखा कि फ्रॉम हाउस टू व्हाइट हाउस, तो ये जो है ये बुनियादी तौर पे कि मैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड फ्रॉम हाउस टू व्हाइट हाउस, तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो अपने तौर पे पहले कभी नहीं होती थी। लोगों पे छोड़ा जाता था कि लोगों का एक जो है वो रिएक्शन क्या होगा, इंतखाबात के नताइज क्या होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कैसे सोचता है। दूसरा ये है जो अभी सबसे पहले आपने सवाल मेरे दूसरे दो दोस्तों से किया है, वो ये है कि आप जब बात करते हैं कि कोविड-19 ने इसने दुनिया की माशरत को तब्दील किया है, अमेरिका पे भी उसी तरह के असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन एक बात का फर्क जो है अमेरिकी रियासत के अंदर लोगों ने महसूस किया है, वो ये है कि लोगों के घर की इकोनॉमी से लेके मुल्क की इकोनॉमी तक ये जो है वो कहीं बेहतर नजर आते हैं हमें। उसमें कोई इतना बड़ा झटका नहीं लगा। हालांकि आपको पता है कि इससे एक दुनिया का कल्चर बदल गया, लेकिन पाकिस्तान ये जो हमारे अमेरिका का एक जो सियासी कल्चर जो अपनी जगह पे, उसमें तब्दीलियां जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही तब्दीलियां वाक़ई हो गई थी। उसके अलावा ये कि लोग कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद क्या तब्दीली होगी या डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो फिर क्या तब्दीली होगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो वो तब्दीली लेके आए थे, वो तब्दीली कैसी है दुनिया खुद महसूस कर रही है। उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं कि जिससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका एक आपके जाविया मुख्तलिफ हो सकता है उनके बयानिया के साथ। मिसाल के तौर पे देखिए, उन्होंने शुरू में कहा, अब ये बात जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी लेकिन सवाल को इनडायरेक्टली कहीं जो है वो एड्रेस कर सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि हमने वो मुस्लिम बैन का एक तस्वुर था, फिर उन्होंने कहा कि हम वाल बनाना चाहते हैं। ये वो दोनों चीजें थी जो कभी भी लोग तो अपने तौर पे समझ रहे थे कि ये सिर्फ कहने की हद तक हो नहीं सकता। तो अमेरिका की माशरत और सियासत में ये जो नया बयानी आया है ना, ये बड़ा एक मुख्तलिफ बयानी है जिसके असरात दुनिया की सियासत पे असरअंदाज हो सकते हैं। उसमें हमारा रीजन भी मुतासर हो सकता है। आपसे बिल्कुल आपका तज्जिया मैं लूंगी। मैं चाहूंगी कि अनिला को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर भी जाना है। अनिला, आप तो जो बाइडेन आपकी कैंपेन का जो है वो हिस्सा भी हैं,
ٹرمپ صاحب اگر آتے ہیں, کچھ باتیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کی کہ کیا پالیسی رہی, کیا بیانیہ رہا. ٹرمپ صاحب اگر آتے ہیں تو یقیناً ایک آئیڈیا ہے نا کہ پچھلے چند سالوں میں جس طریقے سے جو ان کا بیانیہ رہا ہے اس کو آگے ایک تسلسل ہو سکتا ہے, اس کو کنٹینیو کریں گے. جو بائیڈن صاحب کیا ایسی نئی چیزوں کے ساتھ آ رہے ہیں جو کیمپین میں بھی آپ نے استعمال کی ہیں, لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے بھی استعمال کی ہیں, کہ کیا ایسا نیا ہونے والا ہے, امریکیوں کو کیا ایسی نئی چیز ملے گی, کیوں جو بائیڈن کو جو ہے وہ منتخب کریں؟ دیکھیے 4 سال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ میں جو نیشنل ڈسکورس ہے جس کی آپ لوگ سب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہی تباہ ہو چکا ہے. یعنی کہ گالیاں دینا اوکے ہے, ہر چیز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوکے کر دیا ہے. اٹ از ناٹ اوکے. اور جو بائیڈن کی ویلیوز ہیں وہ اولڈ ڈیموکریٹس کی ویلیوز ہیں, انکلوژن, ڈائیورسٹی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آئے انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آدھا کاٹ دیا. انہوں نے ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن پروگرام جو کہ ہم پاکستانیز, ہم ایشینز اور مسلمانوں کے لیے خاص قائم کیے تھے اوباما ایڈمنسٹریشن نے, وہ سارے ختم ہو گئے. ہمیں پروگرام سے گورنمنٹ منی ملتی تھی اور ہمیں ہماری عورتوں کو جابز ملتے تھے. ڈائیورسٹی اینڈ اوپن ڈور پالیسی جو تھی جو اوباما جو بائیڈن کی تھی, بے شک there were errors, there were mistakes, وہ تو ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے لیے وہ کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی. ٹرمپ صاحب کے نیچے ایک تو پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہیومینیٹیرین ایڈ دنیا میں انہوں نے روک دی ہے. انہوں نے WHO کو اٹیک کیا, انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کیا, انہوں نے ریس پہ ہمیں ڈیوائڈ کر دیا ہے. جیسے کہ اب ہم اتنے پولرائز ہو گئے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت ماں اور بچے کی لڑائی ہو رہی ہے, ان کی دوستی نہیں ہو رہی ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کی پالیٹکس پہ لڑائی ہو رہی ہے. اتنا پولرائز ہو گیا ہے امریکہ کہ اس کو ہیل کرنا پڑے گا. پہلے کووڈ سے نجات چاہیے, پھر اس کو چاہیے لیڈر جو بائیڈن جیسا جو ڈیسنٹ کانورسیشن بیک ٹو دی نیشنل ڈسکورس لے کے آئے. ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر مجھے انیلا جانا ہے, باقی مہمان بھی بالکل میرے ساتھ موجود رہیں گے. کہا جاتا ہے کہ شاید کووڈ کے آنے کے بعد جو چیزیں ہیں ٹرمپ صاحب کے لیے خراب ہوئی ہیں, اس سے پہلے ایک عام امریکی جو ہے شاید وہ ٹرمپ کی پالیسیز سے بہت راضی تھا, خوش تھا. وہاں پر جابز کے مواقع اور روزگار جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے دیا گیا. امیگرنٹس بالکل ناراض تھے, اور شاید اس بار بھی جو جھکاؤ ہے وہ امیگرنٹس کا ڈونلڈ ٹرمپ کی بجائے جو بائیڈن کی طرف رہے. اور بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کہ پاکستان میں لوگ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے الیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ٹرمپ دوبارہ سے واپس آتے ہیں تو پاکستان پہ کس قسم کے اثرات ہوں گے, اگر جو بائیڈن آتے ہیں تو پھر پاکستان پر کیسے اثرات ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیو نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن. فیصلہ امریکہ کا جاری ہے. جو بائیڈن ورسز ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت سچویشن ہے, ویسے تو تھرڈ پارٹی امیدوار جن کو کہا جاتا ہے وہ بہت سارے میدان میں ہیں, لیکن ان کے بارے میں کم ہی بات ہوتی ہے یا کم ہی جو ہے وہ نظر میں آتے ہیں. خاص طور پر اس بار کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو تو کیمپین کرنے کا اس طریقے سے بالکل موقع نہیں ملا, کیونکہ کووڈ-19 جس طرح زندگی کے ہر اسپیکٹ کو متاثر کیا, اس طرح سے امریکن الیکشنز کو بھی متاثر کیا ہے. پہلے ایک بہت زبردست قسم کا ایک ماحول ہوتا ہے, بڑے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں, وہاں پر خطاب کیے جاتے ہیں, لیکن اس بار کووڈ-19 نے جس طرح زندگی کے ہر چیز کو متاثر کیا ہے, اس طرح سے امریکی الیکشن بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس بار تاریخ کا ایک بڑا ٹرن آؤٹ ہمیں امریکی الیکشن میں سے دیکھنے کو ملے. میں پھر حامد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ بھی ایک بڑا وہ ایک عام سا سوال ہوتا ہے جب بھی کوئی الیکشن کوئی کیمپین چل رہی ہوتی ہے یا پھر الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ ایسے ایک جنرل سوال جو پھینکتے ہیں نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں اب آپ سے پوچھوں گی, حامد صاحب بتائیں کون تگڑا ہے, کون جیتنے والا ہے. یہ ہمارے ہاں عام زبان میں بھی ہوتا ہے نا کہ بتائیں کس کا چانس ہے. بالکل ایسی ہے. ایسے دیکھیے, اگر ہم بات کریں جو پولز جو ہیں یا پری پول جو ریزلٹس نظر آئے, اس میں واشنگٹن پوسٹ کا تھا, نیو یارک ٹائمز کا, فاکس نیوز کا, اس کے اندر رائٹرز کا, ان ساروں نے
यूनैनिमसली जो बाइडन का पलड़ा भारी करार दिया है। जो बाइडन को उन्होंने 5 से लेकर 15% तक का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंट पोल्स में आया कि ये जो बाइडन का को बर्तरी है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो मजे की जो बात है वो ये है कि 2016 में सिचुएशन इससे भी बुरी थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिचुएशन जो थी, हिलरी क्लिंटन से जो उनका प्री पोल गैप था वो कुछ पोल्स में 15-16% से भी ऊपर था। उसके बावजूद जो इलेक्शन के दिन हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। मैं आपको अमेरिकन जो वोटर्स है उसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पूरी दुनिया में ये बात जानी जाती है कि अमेरिकन वोटर्स जो है वो आखिरी मिनट में भी अपना जहन बदल सकता है। उसको जो चेंज ऑफ माइंड है ना, इट कैन बी एनी मिनट। इसके साथ साथ क्या होता है, एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर एक चीज कहलाती है अक्टूबर सरप्राइज, यानी कि मुखालिफ कैंडिडेट के ऊपर बिल्कुल लास्ट मिनट कोई ऐसा स्कैंडल फेंक दिया जाता है, कोई ऐसी चीज गिरा उस पे डाल दी जाती है जिससे एकदम पब्लिक की राय आमा को चेंज करने की कोशिश की जाती है। जिसकी मिसाल 2016 के हिलरी क्लिंटन की जो ईमेल्स का स्कैंडल आया सिर्फ वोट इलेक्शन से 4-5 दिन पहले, और उसने बड़ा हिलरी क्लिंटन को बड़ा डैमेज किया। यही सिचुएशन इस बार भी नजर आई कि जिस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुले अल्फाज में कह दिया कि जी मैं अगर तो इलेक्शन जीत गया तो मैं समझूंगा कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है, और अगर मैं हार गया तो मेरे नजदीक क्या पूरा जो रिपब्लिकन की जो पूरी कैंपेन है वो ये अंडरस्टैंड करेगी जी कि रिगिंग हुई है, और हम पहला काम ये करेंगे कि बाकी वोटिंग को भी रुकवा देंगे, बाकी गिनती को भी रुकवा देंगे, और सुबह फर्स्ट थिंग मैं ये करूंगा कि अपनी वकला की टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा और इस इलेक्शन के अंदर जो है वो रिजल्ट को भी रुकवा दूंगा। यानी कि जो रिपब्लिकन्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी हार को अगर महसूस किया है तो उन्होंने उसके पैरेलल पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने कहा जी कि मैं व्हाइट हाउस इतने आराम से नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लग रहा है आयशा जैसे वाकई किसी और अमेरिकन जो डेमोक्रेसी का जो एक बहुत बड़ा हवा था वो एक्सपोज हो गया है। स्पेशली इन दोनों की आपस की लड़ाई, एक दूसरे पर जाती नौयत के इल्जामात, और उसके बाद इस तरह के बागियाना तर्ज अमल ने अमेरिका की जो जमहूरियत का नारा है। फैज रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन डीसी से। वाशिंगटन डीसी में आप मौजूद हैं। फैज रहमान साहब, क्या माहौल है? आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी। और जिस तरीके से हामिद साहब ने कहा कि इतने बागियाना किस्म के बयानात दे रहे हैं और इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो उसको तस्लीम नहीं करूंगा अपनी शिकस्त को, तो क्या कोई आइडिया है ट्रंप साहब को कि इस तरह की कोई चीज उनके साथ हो सकती है? आखिर ये फेयर है क्यों उनके जहन में जो वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? क्या उनको लगता है कि उन्होंने मायूस किया अमरीकियों को? क्या सोच रहे हैं अमरीकी इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। खैर मैं अपना माहौल तो आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे आपके माहौल की फिक्र है जहां पर आपने दो अमरीकी बिठा रखे हैं, हमारे दोस्त आजमी साहब हैं आपके साथ, और हमारी साबिका फेलो कैलिफोर्नियन और बड़ी अच्छी दोस्त अनीला भी आपके साथ हैं, और हामिद खान साहब का मैं बड़ा पुरजोर जोश व खरोश से भरपूर और अमरीका मुखालिफ तबसरा सुन रहा हूँ कि जमहूरियत के उन्होंने प्रक्षे उड़वा दी अमरीकी जमहूरियत के तरफ जो नजर आ रहा है वो तो यही लग रहा है। नहीं सर, यही जमहूरियत का हुस्न है। देखिए अच्छा, अगेन दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। थैंक यू। तो अब देखिए यहाँ पर जो इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त का जो आज का जो वोटर है इंतहाई मोटिवेटेड वोटर है, और मैं हामिद साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि ये वोटर लास्ट मिनट पर भी अपना आइडिया, अपना माइंड चेंज कर सकता है, और ऐसा हुआ है। तो इसका नुकसान एक्चुअली जो ज्यादा नुकसान इस टेंडेंसी का जिसकी तरफ हामिद साहब ने इशारा फरमाया, वो आपने देखा टेक्सास में कि अब से 2 रोज पहले स्टेट ऑफ टेक्सास को सॉलिडली रेड स्टेट, रिपब्लिकन स्टेट कहा जाता था, लेकिन ट्रंप साहब ने जो जो बयानात दिए साइंस के हवाले से, कोविड के हवाले से, फिर डॉक्टर के बारे में कहा कि जी मैं उनको फायर कर दूंगा, तो फ्रॉम अ वेरी इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनकी ये जो बयानात थे और कुछ ऐसी उनकी जो हरकतें कुछ लोगों की उन्होंने मिमिक किया, फिर कल वहाँ पर पेंसिल्वेनिया में जाकर उन्होंने बाकायदा गवर्नर को थ्रेट किया, इंग्लिश में उन्होंने कहा वॉचिंग यू, जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है कि हम देख लेंगे, और उन्होंने कहा नहीं करना
धोखा नहीं देना, कोई फ्रॉड नहीं करना, तो उनके अल्फाज अपने डेमोक्रेटिक काउंटर पार्ट्स के लिए, अपने अमेरिकन के लिए इस्तेमाल करने से यहाँ पर फर्क पड़ा है। और वही अब एक हमारे हामिद साहब की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। और देखिए, यही जमहूरियत का पाकिस्तान का हमारा मुल्क है, माशाअल्लाह नदरलैंड है, लेकिन आप देखिए हमने अपनी बिरादरियों की बुनियाद पर वोट दिए हैं। हम लाख आप बुरा भला समझूं किसी अपने कैंडिडेट को, लेकिन मेरा गांव अगर एक तरफ वोट दे रहा है तो आई एम बाय दैट गांव लीडरशिप फॉर सर्टेन कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि लोग अपने उसका इजहार करते हैं, और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं, जबरदस्त एक्टिविटी है। एक बात जो मैं चाहता हूँ, अच्छा फैज साहब, आपकी ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कराने की हम बिल्कुल कोशिश करते हैं। डॉक्टर जुल्फिकार काज़मी साहब की तरफ बिल्कुल मैं जाऊंगी। डॉक्टर साहब, ये अमरीकी वोटर के माइंडसेट के हवाले से हामिद साहब ने भी बात की और फैज साहब ने भी बात की कि वो लास्ट मोमेंट पे कभी भी चेंज हो सकता है। मतलब हमारी तरह नहीं होगा ना, यानी हमारे यहाँ तो बरादरी पे भी वोट दिया जाता है, हमारे यहाँ तो बिरयानी पे भी वोट दिया जाता है, हमारे यहाँ तो चिकन कोरमे पे भी वोट दिया जाता है, तो हमारे यहाँ और फैक्टर्स होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर अमरीकी वोटर की साइकी को अगर हम समझना चाहें तो अमरीकी वोटर किस चीज के ऊपर वोट देगा? सदर ट्रंप साहब जो थे उन्होंने अफगानिस्तान से इनखला की भी बात की थी, फिर कोविड ने आकर उनकी चीजें थोड़ी खराब की, अब हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, मयार जिंदगी को बेहतर बनाने को इंपॉर्टेंस देते हैं। आखिर एक आम अमरीकी वोटर किस चीज के ऊपर वोट देता है, मतलब अगर हम अक्सरियत की बात करें तो? बुनियादी तौर पे ये बात जो है वो बहुत दिलचस्प है, बिलखुसूस इन इंतखाबात के तनाजुर में। आपने देखा है कि ऐसे है कि जैसे लोग जो है वो रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, लोग इस अंदाज से जो है वो हमारा जिक्र होता है कि स्विंग स्टेट्स, जिनके फैसले बड़े मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह लोगों के अंदर भी जो है, लोगों के अंदर वोट करने की जो है ना, हालांकि आप देखिए एक बात जो काबिल सताइश जो है वो लोगों से मुतालिक, ठीक है, वो परसेप्शन बदली है, मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन आपने देखा है कि कितने लोगों ने अपने मेल के जरिए जो है वोट को भिजवाया, कितने लोग जो है वो आज की तारीख से पहले तक वोट भुगता चुके थे। इट्स ए ह्यूज नंबर, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ। ये उनकी एक संजीदगी जाहिर करती है। लेकिन ये जो एक कल्चर डेवलप हुआ है ना, उसमें अभी जो फैज भाई ने भी इशारतन जिक्र किया है, ये बुनियादी तौर पे नए मेलानात और रुझानात हैं दुनिया की सियासत के अंदर। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहीं मुझे इस तरह से नजर आते हैं कि जैसे वो लोगों के साथ सारी चीजों से वाकिफ हैं, और उन लोगों के साथ होता है ना कि एक तमाशाई का उनका एक ख्याल होता है। और आपने ये भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने शुरू में, चूंकि मीडिया से मुतालिक मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि इसके असरात हैं अमेरिकी माशरत पे और वोटर्स की जो उनकी राय है उनको मेक को शेप करने। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं उनको फेक मीडिया कह के कन्फ्रंट किया, कहीं उनसे कहा है कि ये मीडिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहीं उनकी एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी पे जो है सवालात उठाए। ये बात, उनकी बात जो है, देखें मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं सदर की बात से, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने एक नया रुझान और नया ट्रेंड पैदा किया सियासत के अंदर। वो लोग जो ताबे होते थे ना, एक मीडिया, वो एक ये कहने के जैसे उनको एक रोबोट की तरह, देखा था कि इनिशियली ऐसा लग रहा था कि जिस तरह मीडिया भी उनको मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, बड़ा एग्रेसिव उनका रवैया था टुवर्ड्स ट्रंप। इस बार क्या माहौल है मीडिया पर, किस तरीके से जो है वो ट्रंप साहब को देख रहे हैं? तवाज़ुन जो है ना, वो लोग जो है वो जाती तौर पे महसूस कर रहे हैं। जहां जिक्र हुआ है, अभी किया है, मेरे दोस्त जो जिक्र कर रहे थे, फॉक्स मीडिया का जिक्र किया उन्होंने, वो जो इनको कहीं सपोर्ट भी करते थे। आपको पता है रिपब्लिकन्स के साथ उन लोगों का रवैया जो है वो बहुत नर्म रहा है। लेकिन अब उन्होंने भी जाते तौर पे, बाकी जो है मीडिया के जरिए से जो सर्वेस आए हैं, वो मैं समझता हूं कि मीडिया की हद तक ही समझना चाहिए। उनके नतायज जो है ना, हमने हमेशा उलटते हुए देखा उनको। ये पिछले इंतखाबात के अंदर भी आप देखिए जिक्र हुआ, बिल्कुल हुआ। अब हिलरी क्लिंटन, जिनके बारे में बाकायदा जो, और दूसरा ये है कि उससे पहले एल गोर से मुताल्लिक आपने कहा कि उन्होंने कहा कि दिस इलेक्शन इज स्टोलन इलेक्शन, यहां तक कह दिया उन्होंने। लेकिन अमेरिकी इलेक्शन के से मुताल्लिक और
ये मीडिया के किरदार से मुतालिक, लोगों की राय को बनाने और संवारने से मुतालिक या बिगाड़ने से मुतालिक, सही। ये इनका रोल जो है वो यकीनन मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम होता है, जिसकी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने तवज्जो दी है। अगरचे लोगों ने सोचा, वक्ती तौर पे ये सोचा होगा और सोचा है कि ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है सदर का, लेकिन हकीकी मानों में कहीं मीडिया का रोल ऐसा रहा है। मीडिया ने उस जमाने में भी जब अमेरिका जंगों की जानिब जा रहा था तो आपने देखा कि वो रिपोर्ट्स कैसी थी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं उनके बयानिए को हमें यह कह के नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे सदर हैं कि जो उनके दिल में आए कह देते हैं। और ये मेरे ख्याल में किसी जानिब अगर आप देखें तो एक अच्छी जानिब भी इशारा करता है, इसलिए कि वो बंदा जो है क्लैरिटी ऑफ हार्ट के साथ उसके मैं कई मरतबा कहता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे ये पहले सदर हैं जो ऊपर से नहीं यहाँ से बोलते हैं, और ये ऐसा है। अब आइंदा इंतखाबात में अब ये आप बात देखेंगे कि उनके हक में कितनी जाती है, उनके खिलाफ कितनी जाती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनकी साफ गोई या जुबान का खरा होना कितना लोगों को पसंद आए। इलेक्शन रिजल्ट्स यकीनन हमें ये बताएंगे। हमसे मैं आऊंगी आपकी तरफ। अनिला साहिबा से कुछ मुझे एक दो जरूरी बातें पूछनी है। अब मीडिया की चूंकि बात की है कि ट्रंप का एक बड़ा वो रिलेशनशिप जो मीडिया के साथ रहा और बड़ा लोगों ने उसको इंजॉय भी किया, देखा भी, बड़ी ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट्स मीडिया के हवाले से जो है वो दिया करते थे ट्रंप साहब। अनिला साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो एक रवैया रहा उनका मीडिया के साथ, हमने देखा कि बहुत सारे सहाफी सामने बैठे होते थे और बड़े रूड हो जाते थे सदर ट्रंप जो हैं, जो बाइडेन साहब को इसका कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? मीडिया किस तरीके से जो बाइडेन साहब को प्रेजेंट कर रहा है, क्या वहां पर मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया राय आमा को हमवार करने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको लगता है कि जो बाइडेन के हवाले से मीडिया जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इन 4 सालों के अंदर कुछ राय बदली है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो हमेशा मीडिया को डिसरिस्पेक्ट किया और उन्होंने हमेशा ये क्लेम कर दिया कि मीडिया सारा लेफ्ट है, लिबरल्स हैं और वो उनको बुलाते नहीं हैं। अब आप देखें, इलेक्शन से पहले उनको चांस मिली, 60 मिनट्स पे उनको बुलाया गया जो कि लिबरल मीडिया है, और उनसे एक सवाल पूछा कि अगर आप री इलेक्ट होते हैं, आपको 4 साल मिलते हैं, तो आपका प्लान क्या है? वो नाराज हो गए और उन्होंने पूरा इंटरव्यू छोड़ दिया। तो देखिए, इनकी जो रिलेशनशिप है मीडिया से वो बहुत ज्यादा रॉकी रही है। उसके अलावा उन्होंने औरत लेडीज जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने बुरी बातें की शुरू में। तो लेकिन ये कहना कि उनको मीडिया ने जज किया या उनको वो ऐसी बातें कहते थे, मुस्लिम बैन उन्होंने कह दिया, सोचा नहीं कि मुसलमान अमेरिका में रहते हैं, हम पेट्रियोटिक अमेरिकन हैं, और उसके बाद हम सारे अफेक्ट हुआ। नॉट ओनली दैट, जो अमेरिकन हमारे साथ चलते हैं, डेमोक्रेट्स हैं एंड रिपब्लिकन्स हैं, उनको भी ये बात बहुत बुरी लगी कि हमें टारगेट किया। इस सिल्वर लाइनिंग ये है कि एक्टिविज्म बढ़ गया। मैं कहती हूँ कि जो अभी लेटेस्ट पोल आया है, सर्वे आया है कार्नेगी का, उसमें ये पता चल रहा है कि जो मोमेंटम जो बाइडेन ने लिया, जो बाइडेन हमारे लिए कैंडिडेट टुवर्ड्स द एंड आए, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स थे, लेकिन क्योंकि ये एस्टैब्लिश थे, उसके अलावा इनके पास एक्सपीरियंस था, तो हमें लगता था ये सबसे ज्यादा इलेक्टेबल हैं। हमने इनको चूज किया एज आवर कैंडिडेट, और इनकी वजह से बहुत सारी माइनॉरिटीज जो कि आउट हो गई थी, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, ओबामा के लिए वोट किया फिर वो गायब हो गए, वो भी इस दफा आए हैं क्योंकि वो अटैक हुए हैं। उनको भी ये हुआ कि मेरा वोट हैज टू काउंट, मैं भी आज आके वोट करूंगा। लटीनोज आए हैं, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम परेशान थे कि ये हमारे जो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड हैं फ्रॉम कोविड, ये माइनॉरिटीज ही हैं, पाकिस्तानीज भी उसमें इंक्लूडेड हैं, ब्राउन्स भी इंक्लूडेड हैं। तो ये आएंगे, पोलिंग स्टेशन आएंगे, नहीं आएंगे, और वोट देंगे कि नहीं देंगे, उन सब ने बड़ी एक्साइटमेंट और मोटिवेशन से, जैसे साहब कह रहे थे, वोट दिया है। बल्कि उन्होंने पूछा है कि बताएं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमसे भी रीच आउट करके, और तो कहा हमारी सीनियर पाकिस्तानी लेडीज वो पोलिंग स्टेशंस पे काम कर रही हैं। ये जो मोमेंटम उन्होंने गेन किया था इलेक्शंस में एक 1.5 हफ्ता पहले, वो आज तक कैरी हो रहा है। तो फैज रहमान साहब, मैं ठीक है मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। फैज रहमान साहब की तरफ मैं आना चाहूंगी। फैज रहमान साहब, मैं आपसे बिल्कुल यही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, पिछले 4 साल को अगर हम अपने जहन में रखें, शुरू में मीडिया के साथ भी जैसा कि हमें पता है कि उनका कैसा रिलेशनशिप रहा था, ऐसा लग रहा था, एक तासुर था कि शायद बहुत सारे अमरीकी मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इन 4
4 سالوں کے بعد اگر دیکھا جائے اور میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کیا پوزیشن ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہوئی ہے؟ کیونکہ بیچ میں اس طرح کی بھی خبریں ہمیں ملتی رہی کہ ایک عام امریکی جو ہے اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں، معیشت کو بہتر بنایا ہے. امریکیوں کے لیے جو امریکن فرسٹ والی جو بات کرتے تھے، امریکیوں کے لیے پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا ہے اور ایک عام امریکی ڈونلڈ ٹرمپ سے خوش ہے. تو ان 4 سالوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا امیج بہتر ہوا ہے یا پھر اور تنزلی کا شکار ہوا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو بیان کریں گے؟ دیکھیے عائشہ، اٹس اے ویری گڈ کوشچن. ایک جو مین اس میں یارڈ اسٹک ہے، 2016 میں ان کی اپروول ریٹنگ تھی 48.8، سوری 43.8، اور اس وقت ان کی ہے 43.9. ٹھیک ہے، تو اس کا ہاں سیم ہے، بلکہ تھوڑی سی بڑی. اچھا، لیکن دس از ناٹ اے گڈ سائن ایکچولی. دیکھیے اس وقت 43.8 تھی تو یہ انٹیسٹڈ تھے، یعنی ان کو کبھی انہوں نے پبلک آفس نہیں لیا تھا، صرف باتیں کی تھی. لوگ ان کو ایک انکنونشنل پولیٹیشین کے طور پر دیکھ رہے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے گریٹ نیگوشیٹر، گریٹ ڈیل میکر کے طور پر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ واشنگٹن کا پروفیشنل پیشہ ور سیاستدان نہیں ہوں. تو وہ ساری باتیں صحیح تھیں اور ان کے حق میں جا رہی تھیں. لیکن اب 4 سال بعد جو ہیں وہ ایک ایز این انکمبنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. اب ان کو اپنے ان 4 سالوں کا حساب دینا ہے، یہ بتانا ہے کہ کیا انہوں نے امریکہ کو یونیفائی کیا، کیا انہوں نے امریکہ کی عزت بڑھائی، کیا انہوں نے امریکہ کے قد کاٹ میں اضافہ کیا، انفلوئنس بڑھایا دنیا میں. تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں. اچھا، پھر اکانومی. ان کے ساتھ جو ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوئی ہے اور جس میں قدرت نے ان کے ساتھ ایک ہاتھ کیا، وہ یہ کہ جو کرونا جو اچانک آ گیا مارچ میں، اور جس انہوں نے اپنی شخصیت کے لحاظ سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہر چیز کبھی اپنی شکست ماننے والے آدمی نہیں ہے، بہت اپنے بارے میں ان کو وہ غلط فہمیاں خوش فہمیاں ہیں، تو یہ کمزور نہیں لگنا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اسے ہوکس اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا میریکل ہو جائے گا، ہم اس کو ڈیل کر لیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 2.25 لاکھ امریکنز، 2.25 لاکھ امریکنز، اگر آپ دیکھیے صرف نمبر کہنا آسان ہے، اگر آپ امیجن کریں کہ کافنز رکھے ہوئے ہیں 2.25 لاکھ، تو وہ کتنے حد تک کہاں تک جائیں گے. تو یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک سانحہ تھا، امریکیوں کے لیے بھی، اور ان کی اس الیکشن کیمپین پر اس کا اثر پڑا. اچھا، پھر کووڈ جو ہے وہ صرف کووڈ بائی اٹ سیلف از ناٹ اے ٹریجڈی. کووڈ کے ساتھ پھر ٹرکل ڈاؤن جو ایفیکٹ ہوا ہے ہمارے معاشرے پر، امریکہ کے، یہاں کی معیشت خراب ہوئی، یہاں کی معاشرت خراب ہوئی، یہاں کا لوگوں کا لائف اسٹائل تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. یعنی وہ لوگ جو روز شام میں ہیپی آور اور بارز میں جانے کے شوقین، بیٹھنے کے شوقین تھے، وہ سب کچھ بند ہو گیا. بڑے بڑے مالز بند ہو گئے. تو ایک عجیب و غریب یہ ملک بن کے رہ گیا. اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کا براہ راست نقصان ٹرمپ صاحب کو اس لیے ہوا کیونکہ اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اس پورے ایشو کو بہت زیادہ مس ہینڈل کیا. اور تو اور ابھی تک وہ اس بات سے سبق نہیں انہوں نے حاصل کیا. اور ڈاکٹر فاچی، اینتھونی فاچی، جو کہ بہت ہی ایک امریکہ کا ڈارلنگ بن کے سامنے آیا ہے اس پورے کرائسس، ویری لویبل، لائکیبل، اڈوربل پرسن، ایک اولڈر پرسن. تو وہ ان کو بھی مسلسل کرٹیسائز کرتے آ رہے ہیں، اور بلکہ اب انہوں نے اس حد تک کہہ دیا، یا تو منہ سے نکل گئی ان کے بات، کہ اگر میں ری الیکٹ ہوا تو ان کو میں فائر کر دوں گا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ایک ریپبلکن پارٹی کا جو اپنا ماڈریٹ ووٹر ہے، ڈائی ہارڈ ووٹر کو ہٹا کے وہ بھی پریشان. اور ایسے یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ خود ریپبلکن پارٹی میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ سے ایسے گروپس ہیں، جس میں لنکن پروجیکٹ ایک اہم ہے، جو خود ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بائیڈن کو ووٹ دیا ہے، ووٹ دینا انڈورس کیا ہے اور ووٹ بھی دیا ہے. جی صحیح. حامد صاحب، میں بالکل آپ کی طرف آؤں گی. امریکن الیکشن میں ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو ہر وقت ہم سیاسی بات کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی شوز چل رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خلائی مخلوق ہوتا ہے، اس میں دھاندلی ہوتی ہے، پھر عدالت جاتے ہیں، وہاں سے چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پر ذرا وہ کہتے ہیں نا بڑے لوگ بڑی باتیں، تو یہاں پر بات ہوتی ہے جی دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ امریکن الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ روس کے اوپر ایک کنٹروورسی تھی کہ روس نے کس طریقے سے جو ہے وہ انٹروین کیا ہے الیکشن میں. اس بار چین، روس اور جو ایران ہے
अब वो इस लिस्ट में शामिल हैं कि वो कोई गड़बड़ कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी इस बारे में सवाल पूछे गए, फिर उन्होंने कहा कि देख रही है मेरी मैनेजमेंट इसको। तो ये क्या होता है, ये जरा समझाइएगा, ये किस तरह की चीजें होती हैं? ऐसा बात ये है कि जब 2016 का इलेक्शन होता है और उसके बाद ये बात आती है कि जी जो रशिया है, स्पेशली पुतिन ने अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप के बेस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और उनकी जो इलेक्शन जीतने की वजह है उसमें हैकिंग भी शामिल है और उसमें दूसरी जो आप इंटेलिजेंट रिगिंग कह सकते हैं, उस तक का इल्जाम लगा। यहाँ तक कि हमने देखा कि सदर ट्रंप जो है वो इम्पीचमेंट के करीब चले गए और इम्पीचमेंट से बड़ी मुश्किल बचे, अपने मुआवजे से बड़ी मुश्किल बचे। ये एक बड़ा अनयूजुअल था। प्रेसिडेंट क्लिंटन के बाद ये दूसरी बार मौका आया। दूसरी तरफ आप ये देखें, जिस तरह आपने कहा, मैं ये समझता हूं कि अमेरिका के अंदर इसमें कोई इनकार नहीं है कि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं, लॉबिंग्स होती हैं। उसके अंदर ज्यूइश लॉबी अपना रोल अदा करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज का अपना एक रोल है, असला साज फैक्ट्रीज का अपना एक रोल है। आप ये देखिए कि पिछले 4 साल में कितना गन क्राइम हुआ है कि अमेरिका के अंदर एक अमेरिकन के शख्स के पास एवरेज 3 असला, यानी टोटल आबादी से 3 गुना ज्यादा जो है वो गन्स हैं पूरे अमेरिका के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इस प्रेशर के अंदर सदर ट्रंप जैसा आदमी जो कि बड़ा पब्लिक की जुबान बोलता है, पब्लिक की बात करता है, वो भी असले के खिलाफ कोई काबिल जिक्र कानून साजी नहीं कर सके हैं। इसी तरह बहुत सारी लॉबीज हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के तौर पे काम करती हैं और उनकी वजह से जो भी प्रेसिडेंट आता है उसको उनके इन्फ्लुएंस में रहना पड़ता है और उसके अंदर रहता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते हुए जो प्रॉमिसेस किए उसमें से एक प्रॉमिस ये था जी कि वो जो है वो ज्यूज जो लॉबी है उसका साथ देंगे और तल अवीव से यरूशलेम का जो कैपिटल का जो चेंज थी उसको उन्होंने किया। फिर उन्होंने गल्फ के अंदर अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, यूएई को और बाकी कंट्रीज को, इसराइल को तस्लीम करवाया। इस हवाले से जो अगर सदर ट्रंप अपनी जो कारकर्दगी आवाम के आगे लेके जाएंगे तो इंटरनेशनल